A to Z about maths. It doesn't matter you are in class 9th or class 10th. 9 out of 80 marks आए थे आउट ऑफ 100. बट मैं 8th तक ओरली करते हुए आ रहा था मैथ. देखा, यही नतीजा है मैथ्स ओरली करने का. लेकिन जब 9th में आया, मैंने लास्ट के 6 मंथ जो होते हैं एंड देन मैं ट्यूशन में साइंस और मैथ पढ़ने लग पड़ा कि वहाँ पे जो क्वेश्चन होता है मिक्सअप होके आते हैं. मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज करता था तो ये सारी कन्फ्यूजन्स होती है ना, हमें एग्जाम टाइम्स में आती है. एंड ये मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है भाई. मैं तो आपको वही प्रेफर करूँगा कि अगर आप 9th में हो एंड आप अगर 10th में आ रहे हो, अब ये नहीं सोचना कि भाई ये स्टेप तो मैं काट देता हूँ कि बहुत अंडरस्टैंडेबल है. ऐसा नहीं करना है. अब जो गलती बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गलती है एंड मेरे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे हैं. कैसी सिली मिस्टेक्स है जो एमसीक्यू में होती है. ये वाली गलती ना साइकोलॉजिकल गलती है. ट्रू फॉल्स में ना हमारा दिमाग का नोट नीदर इनको अवॉइड कर देते हैं भाई. एग्जाम्स में ना एंड के टाइम ऐसा होता है. एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ एंड आप ये गलतियाँ ना करो एंड अप्लाई करो एंड मैथ्स में फोड़ दो. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आर फाइन. सो गाइज, थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ. इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी टिप्स और जितना सब कुछ होता है मैथ्स के रिलेटेड, A to Z about maths. How do you have to prepare for your maths? Doesn't matter you are in class 9th or class 10th. So first of all मैं आपको अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ. 9th में टर्म 1 एग्ज़ाम हुए थे मेरी. इसमें मेरे टर्म 1 में 9 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए थे भाई. बहुत ज़्यादा शेमफुल थिंग थी मेरे लिए कि अपने टीचर के आगे एक वो शीट लेने जाना जब आपका नाम अनाउंस कर रहे हैं मंथन, देन आपका नंबर अनाउंस कर रहे हैं कि 9 आउट ऑफ 80. एंड मेरे को बहुत शर्म आती है उस वक्त अपने नंबर लेने में. एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा. आई हैव टू प्रैक्टिस मैथ अ लॉट. आई हैव टू गिव माई मोस्ट ऑफ द टाइम टू मैथ्स. तभी जाकर मेरे नंबर अच्छा आ पाएंगे. एंड गेस व्हाट, मेरे फाइनल एग्ज़ाम में कितने नंबर आए अभी नहीं बताऊंगा. पहले मेरी टिप्स जान लो एंड देन बताना एंड देन गैस करना. अभी के अभी कमेंट करो नीचे जाके कि गैस करो कि मेरे कितने मार्क्स आए होंगे 9th में फाइनल में. एंड वीडियो के बीच में या फिर एंड में मैं कहीं पर भी अपने मार्क्स बता सकता हूँ. देखो, एक जो गलती थी जो मैंने 8th में करते हुए आ रहा था एंड मैंने 9th में भी वही की. देखो, 8th में मैं ना सम जो क्वेश्चंस होते थे ना वो मैं ओरली पढ़ता था कि जैसे कि क्वेश्चन है ना, तो मैं ऐसा करता था ओके पहले मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चन में, दैट दिस नंबर एक्स है ना, देन उसको बोर्ड मास लगाओ, देन उसको ब्रैकेट करो, उसका स्क्वायर करना है, देन रूट लगाना है, ये वो करना है. वो मैं सारा ओरली करता था. मैं कभी उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करता. सारे कहते हैं कि मैथ्स को हमें लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, बट हाँ, हम सबको पता है कि हम लोग कितना अवॉइड करते हैं लिखना छोटी क्लासेस में. तो 8th में तो मैंने वही ओरली कर करके यूट्यूब से मानसी दी पढ़ाती थी यूट्यूब में, वो उनसे मैंने मैथ्स पढ़ी थी. एंड के मोमेंट में मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे एंड प्रैक्टिस करा था एंड के मोमेंट में लिख के. सो तब जाके मेरे 8th में 99 आउट ऑफ 100 आ गए थे फाइनल में. बिकॉज जो क्वेश्चन मैंने किए थे इंपॉर्टेंट माइंड दी के चैनल से, नॉट आपके प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में से, मैंने वही क्वेश्चन किए थे एंड मेरे लिख के एंड वही क्वेश्चन आ गए. लेकिन जब 9th में आया तो भाई 9th का जो सिलेबस होता है वो 8th के कंपेरेटिवली काफ़ी अलग हो जाता है. यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस होती है. बट मैं 8th तक ओरली करते हुए आ रहा था मैथ्स को. लेकिन 9th में जैसे आया है ना, 6 महीने हो गए, 6 महीनों या फिर आई थिंक 4-5 महीनों बाद जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैंने मैथ्स में सबसे कम स्कोर किया. बाकी सब में एकदम बढ़िया था. मैथ्स में आए 80 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 80. देखा, यही नतीजा है मैथ्स ओरली करने का. तो 9 आउट ऑफ 80 आए. देन मेरे को ट्यूशन में डाल दिया एंड देन मैं ट्यूशन में साइंस और मैथ पढ़ने लग पड़ा, जहाँ पर मैं मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था बिकॉज साइंस तो मेरी अच्छी ही थी. लेकिन अगर आपको एक अच्छा ट्यूटर, एक अच्छा एजुकेटर मिल जाए तो काफ़ी ईजी बन जाता है. 9th में मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सिर्फ ऑफलाइन ट्यूशन ली थी जो मेरे लोकल में होती थी. एंड वो दीदी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे एंड वो एक स्कूल में टीचर भी थे. सो मैंने 9th में उनसे पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से मेरी मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया. मैंने लास्ट के 6 मंथ जो होते हैं फाइनल एग्ज़ाम से लास्ट 6 मंथ पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड के चैप्टर तक बहुत अच्छे तक पढ़ा उनसे. रेगुलर उनको टेस्ट दिए, अच्छे मार्क्स आ रहे थे एंड फाइनल में भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए. लेकिन कितने आए वो मैं चलो अभी बताता हूँ. आपका थोड़ा सा गैस देख लेते हैं कितना पक्का हुआ है. सो मेरे आए थे 96 आउट ऑफ 100. वो सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि
ये मेरे 96 आउट ऑफ 100 इसलिए आया था क्योंकि मेरे को 9th में एक अच्छा एजुकेटर मिल गया था। सेकंड टिप जो है वो आपको देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस इज़ मस्ट। भाई प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ही मैंने अपनी ऑफलाइन ट्यूशन में की थी। सो एक अच्छा एजुकेटर अगर आपका स्कूल में है सो इट इज़ गुड फॉर यू। मेरे स्कूल में भी काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं, लेकिन मुझे उनका समझ नहीं आता था। बाकी बच्चों को समझ आता था लेकिन मुझे नहीं आता था, सो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने ट्यूशन्स रखी एंड के 6 मंथ में एंड मेरे 96 आउट ऑफ 80 आ गए। अब ट्यूशन में क्या होता है, सेकंड टिप जो है ट्यूशन में क्या होता है, ट्यूशन में हमें ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। हर एक चैप्टर्स की प्रैक्टिस कराते हैं एंड हर चैप्टर्स के बाद एक टेस्ट देते हैं। तो थर्ड स्टेप एंड सेकंड स्टेप था कि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा। थर्ड स्टेप है ट्यूशन में मतलब कहीं पे भी टेस्ट देने हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि जब भी मैं कोई एक्सरसाइज करता था तो देखो एक्सरसाइज एक की मान लो 10th क्लास की एक एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली 4.2 4.3 वाली, जिसमें ना एक ही फॉर्मूला लगना है विच इज़ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो ये फॉर्मूला लगना था सब में। तो हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो इस क्वेश्चन में चलो ये फॉर्मूला लगा दिया, आंसर सही आ गया, या फिर नहीं आया तो कुछ से पूछ लो। दूसरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर सही आ गया तो अगले चलो, आंसर सही आ गया आगे चलो, आंसर सही आ गया आगे चलो। कोई नहीं है तो मैम से पूछ लो, सर से पूछ लो। लेकिन जो एग्जाम्स जो होते हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होता है मिक्सअप होके आते हैं। अब मिक्सअप होके आते हैं तो हम ना कभी कभार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैं तो, कि भाई इसमें यही फॉर्मूला लगना था कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन तो नहीं। भाई उसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में तो फॉर्मूला नहीं लगा था, सेकंड वाली एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला है। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स होती है ना हमें एग्जाम टाइम्स में आती है एंड ये मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। एंड ये सुधरी इसलिए क्योंकि मैंने ट्यूशन में बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए थे, जिसकी वजह से मेरे को पता लगा था कि क्वेश्चंस कैसे मिक्सअप होके आते हैं। एंड उसी से मेरी प्रैक्टिस हो गई थी कि मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं तो उनके फॉर्मूले कौन से लगने हैं, उनकी अप्रोच कैसी होती है। एंड टेस्ट देने से ही हमें पता लगता है कि हाँ भाई, क्वेश्चन देख के पता लगता है भाई कि भाई इसकी अप्रोच क्या होगी, कि पहले फॉर्मूला लगाना है, देन होल्स के, देन रूट लगाओ, ये करो, ये सब कुछ करो। भाई साहब पता लगता है सब कुछ। भाई मैं तो आपको वही प्रेफर करूँगा कि अगर आप 9th में हो एंड आप अगर 10th में आ रहे हो अभी एग्ज़ाम्स देके, तो भाई उड़ान बैच जो होता है PW के ऐप पर इज़ मस्ट। भाई ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है PW से, लेकिन अगर उस उड़ान बैच के अंदर आपको ऋतिक सर जो मैथ पढ़ाते हैं एंड समृद्धि मैम जो बायो पढ़ाती है, ये दोनों टीचर मेरे फेवरेट हैं। अगर ये दोनों टीचर अगर आपको मिल जाते हैं कहीं पे तो भाई उस बैच को खरीद लो। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सो रेफरेंस बुक वगैरह मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, वो आप खरीद सकते हो। रेफरेंस बुक मेरे को अच्छी नहीं लगती क्योंकि किसी क्वेश्चन पे अगर आप अटकते हो तो अपने ट्यूटर से पूछो, या फिर यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप बस क्वेश्चन नंबर भरो, कौन सी बुक में से वो भरो एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। या फिर आप ChatGPT, जेमिनी, इतने सारे आ रहे हैं, वो वाले AI ले लो। अब कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो मैं बचपन में किया करता था एंड उसकी वजह से मेरे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा नंबर कट आते थे। पहला कि मैं अपने एग्जाम्स में ना जो डायग्राम्स होते हैं वो पेंसिल और स्केल से नहीं बना के आता था, एकदम रफ स्केच बनाता था, जिसकी वजह से ना टीचर्स इंप्रेस नहीं होते थे एंड वहाँ से नंबर काट लेते थे। तो डायग्राम्स जो होने चाहिए वो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्केल से बनाओ, पेंसिल से बनाओ एंड अच्छे से बनाओ, ताकि डायग्राम से आपके टीचर को पता लग जाए कि क्या क्वेश्चन है। क्योंकि बार बार क्वेश्चन पलट के थोड़ा ना देखेगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का B पार्ट है, ओके ये वाला क्वेश्चन है, वो दोबारा से पढ़ेगा एंड आपको दोबारा से चेक करेगा। लेकिन अगर आपको डायग्राम से ही टीचर को सारा क्वेश्चन समझ आ जाता है तो नंबर दे देगा। सेकंड स्टेप है कि आपको हर एग्ज़ाम मतलब मैथ्स के एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन में हर स्टेप को अच्छे से मेंशन करना है। मतलब ये नहीं सोचना कि भाई ये स्टेप तो मैं काट देता हूँ क्योंकि बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत टीचर को पता ही है कि यहाँ पर ये आएगा, अगर ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक फॉर्मूला लिखना है, देन जाके उसको उसके अंदर वैल्यूज़ भरनी है। सारे स्टेप्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, टीचर को तभी लगेगा कि इस बच्चे को आता है, सारे स्टेप्स याद है, तो इसको नंबर दे दो। भाई साहब बचपन में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे यूनिट्स का पता ही नहीं था। भाई यूनिट्स लगानी ये सारे कहते हैं, लेकिन मुझे सच्ची नहीं, मैं बाई गॉड कह रहा हूँ, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि भाई कितने मीटर मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। भाई ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मैथ्स के अंदर, अब क्योंकि बहुत सारे कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं आपको मैथ्स के अंदर। सो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर या फिर कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने इंचेस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएंगे। साइंस के अंदर कितने सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं या फिर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो गलती बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गलती है एंड मेरे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे हैं। ये होती है सिली मिस्टेक की गलती। सिली मिस्टेक भी कैसी? MCQ में सिली मिस्टेक। भाई कैसी सिली मिस्टेक्स है जो MCQ में होती है? भाई देखो MCQ है,
आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, हम रोमन्स में लिखते हैं नंबर्स है ना, वहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है। बताता हूँ मैं बताता हूँ क्या सिली मिस्टेक होती है, लेकिन रोमन्स में हो सकती है। एंड देन जब आप 11 से लेकर आगे तक जितनी काउंटिंग आती है 25 तक या फिर 30 तक, वहाँ पर गलतियाँ हो सकती है। मान लो मैंने 12th क्वेश्चन कर लिया एंड 13th क्वेश्चन है वो मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ कि जंप करते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, ओके 14th क्वेश्चन ये कह रहा है, ओके इसका आंसर तो मेरे को पता है, तो मैं कभी कभार ना गलती से 14th क्वेश्चन का आंसर जो मैंने एक खाली जगह छोड़ी थी 11th क्वेश्चन के आंसर के लिए, मैं 14th क्वेश्चन का आंसर वही 13th क्वेश्चन के आंसर पर लिख देता हूँ। मतलब 14th का आंसर 13th पे लिख देता हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। फिर मेरे को वहाँ पे कटिंग करनी पड़ती थी, कटिंग करके दोबारा 14th पे लिखना पड़ता था। एंड कभी कभार तो मेरे को पता नहीं लगता था कि मैंने गलती क्या की है और गलती कब की है। और एंड में देखता हूँ कि भाई साहब ये लास्ट वाला क्वेश्चन खाली क्यों रह गया। फिर दिन में तो पूरी की पूरी लाइन कट करनी पड़ती है एंड देन जाके दोबारा से लिखना पड़ता है। तो इसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट पड़ता था। ये वाली गलती ना साइकोलॉजिक गलती है। ट्रू फॉल्स में ना हमारा दिमाग कभी कभार ना नोट, नीदर, एक्सेट्रा वगैरह शब्द, ऐसे शब्द जो होते हैं जो सेंटेंस को पूरा बदल देते हैं, इनको अवॉइड कर देते हैं। भाई साहब मेरे एग्जाम में हुआ ऐसा कि कोई क्वेश्चन होता है ना जिसमें नोट लिखा हो, तो मैं नोट वाला नहीं पढ़ता हूँ है ना, बाकी सारा पढ़ लिया। मैंने कहा ये स्टेटमेंट तो पूरी ट्रू है तो मैं ट्रू लिख देता हूँ। फिर मेरे को बाद में जब मैं क्वेश्चन चेक करने आता हूँ ना, मैंने देखा यहाँ पे तो नोट लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन तो ये स्टेटमेंट जब पूरी गलत हो चुकी है तो यहाँ पे तो फॉल्स आएगा। एंड ये नोट को भाई मैं ऐसा रियलाइजेशन कर रहा हूँ कि भाई मेरे दिमाग ने नोट को एकदम अवॉइड कर दिया, कोई गैप नहीं दिख रहा, एकदम सारे लेटर्स आसपास में जुड़े हुए हैं एंड नोट को अवॉइड कर दिया, एकदम गायब कर दिया मेरे दिमाग में उस वक्त। तो ट्रू फॉल्स में नोट वगैरह, नो या फिर नीदर, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है एंड उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं वो हमारा दिमाग अवॉइड करता है। मान लो कि क्या डेफिनेशन होगी जो आपने क्लास में याद कर ली थी, अब वही की वही डेफिनेशन जब आपको ट्रू फॉल्स में आती है तो आप पहले तो शब्द पढ़ोगे, भाई आपको याद आएगा कि यार ये डेफिनेशन तो मैंने क्लास में पढ़ी है। तो जब भी आप ऊपर से दोबारा से पढ़ने जाओगे तो ना आपका दिमाग क्या करेगा, वो जो नोट होगा या फिर नो होगा या फिर नीदर होगा वो उनको ना अवॉइड कर देगा। अवॉइड कर दिया सो आपको लगेगा कि पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है ना वो जो क्लास में याद की थी वही आ गई, जबकि ऐसा नहीं होता। नोट को हमारे दिमाग ने अवॉइड कर दिया तो हम वहाँ पर ट्रू लिखाते हैं, जबकि वहाँ पे फॉल्स आएगा। एग्जाम्स में ना एंड के टाइम ऐसा होता है कि भाई पेपर ख़त्म करना जल्दी एंड टाइम बचा नहीं है, तो फॉर्मूला लगा के जब हम वैल्यूज़ भरते हैं ना तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देख के मैं डर जाता हूँ एंड बोर्ड मार्क्स को मैं भूल जाता हूँ, भाई अवॉइड हो जाता है मेरे दिमाग से। तो भाई इसकी वजह से मेरे एंड में आंसर जो होता है वो गलत आ जाता है, तो इसकी वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा नंबर कटे हुए हैं। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने कोई यूट्यूब वगैरह से नहीं देखी हैं, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा डफर स्टूडेंट था एंड मैं डफर से लेकर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरे 95 के अराउंड मेरे नंबर्स आ रहे हैं। तो मुझे पता है क्या स्ट्रगल होता है एक एवरेज स्टूडेंट का या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट का स्ट्रगल क्या होता है। एंड ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बताई हैं एंड ये सारी चीज़ें मैंने गलतियाँ की हुई अपने एग्ज़ाम्स में, तब जाके इसको सुधारने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि समझ आ गया होगी आपको वीडियो की क्या गलतियाँ की थी मैंने अपने एग्ज़ाम्स में, एंड आप ये गलतियाँ ना करो एंड अप्लाई करो एंड मैथ्स में फोड़ दो।